हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अभिनव एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं संदीप शर्मा। देखिए, लास्ट क्लास में अपने जो आयन विनिमय पढ़ा था उसमें यहाँ तक कर लिया था कि आयन विनिमय जो होता है, ये मैंने आपको डायग्राम बनाने का कहा था, लिखने का नहीं कहा था कि आगे मैं लिखाऊंगा। हमने ये बताया था कि देखिए किस प्रकार से हम जो भी मृदा को पोषक तत्व या आयन उपलब्ध करवाते हैं वो किन प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ पौधे की जड़ों तक पहुंचता है, और वो आगे का प्रक्रम है कि जड़ों से ये कैसे पौधे की पत्तियों तक या आगे के हिस्सों में पहुंचाया जाएगा। तो अपना जो आज का काम था वो अपन ने ये देखा था कि ये जो आपका धनायन है, क्योंकि हमने आयन विनिमय में दो आयन पढ़े थे, धनायन और ऋणायन, और ये बताया था कि मुख्य रूप से जो विनिमय होता है वो धनायन का ही होता है। तो मैंने आपको तीन अवस्थाओं के बारे में बताया था कि एक होती है मृदा विलीन अवस्था, एक ह्यूमस कण और एक क्ले कण। ये मृदा विलीन से ह्यूमस कण में या क्ले कण में जाएगा। इस अवस्था को अपन ने दिया था द्रव प्रावस्था से ठोस प्रावस्था के मध्य, यानी मृदा विलीन से ह्यूमस कण या क्ले क्रिस्टल के मध्य। दूसरा था ठोस से ठोस, यानी ह्यूमस वाला क्ले में और क्ले वाले ह्यूमस में भी आ सकता है, ये ठोस से ठोस था। और तीसरा जो था ना वो ह्यूमस कण या क्ले क्रिस्टल से किसके पास चला जाएगा, जड़ के बीच में। तो ये तीन प्रक्रियाओं में संपन्न होता है। ये लिखा था मैंने, क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस कण के पृष्ठ ऋणावेशित प्रकार के होते हैं, अतः ये आसानी से धनायनों का अधिशोषण कर लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो आयन विनिमय की प्रक्रिया होती है वो सारी की सारी प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो अधिशोषण के द्वारा होती है। तो डायग्राम आपको बनाया हुआ होगा। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोबारा बता देता हूँ, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लेसन नंबर 4 का आयन विनिमय, और अभी अपन जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आज मैं लिखा देता हूँ इसके बारे में, कल आपको लिखाया नहीं था, कल क्लास में बताया हुआ था। हाँ जी, अब देखिए हमने जो हेडिंग डाला था वो था धनायन विनिमय। क्या लिखा था, धनायन विनिमय। तो देखिए डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। आप लिखिए धनायन विनिमय निम्न प्रकार से संपन्न होता है। धनायन विनिमय निम्न प्रकार से संपन्न होता है। मैंने आपको बताया कि तीन प्रावस्थाएं, मुख्य रूप से कितनी प्रावस्थाएं होती है, तीन प्रावस्थाएं धनायन विनिमय की। तो धनायन विनिमय निम्न प्रकार से संपन्न होता है। लिखिए नंबर एक, लिखिए मृदा विलयन। आपको लिखना इस प्रकार से, समझा हुआ आपका है, मृदा विलयन व क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस कणों के बीच, ये पहली है। मृदा विलयन व क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस कणों के बीच, मृदा विलयन व क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस कणों के बीच, ह्यूमस कणों के बीच, ह्यूमस कणों के बीच, ठीक है ना। तो लिखिए इसके अंदर, लेकिन इस प्रक्रिया में धनायन का अधिशोषण द्वारा, इस प्रक्रिया में धनायन का अधिशोषण द्वारा मृदा विलयन व, इस प्रक्रिया में धनायन का अधिशोषण द्वारा मृदा विलयन व क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस कणों के बीच स्थानांतरण या विनिमय होता है। मृदा विलयन व क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस कणों के बीच स्थानांतरण या विनिमय होता है। ये बात पीछे पढ़ चुकी है, उधर में लिखी हुई थी, ठीक है ना। अब देखिए नंबर 2, क्ले क्रिस्टल व ह्यूमस कणों के बीच, मृदा विलयन से आपका धनायन या तो क्ले क्रिस्टल में चला आएगा या ह्यूमस कण में चला आएगा, और जिसमें भी आएगा फिर वो आपस में करेंगे, आगे से आगे इनके बीच में और होगा, ठीक है ना। तो लिखिए नंबर 2, क्ले क्रिस्टल व ह्यूमस कणों के बीच,
क्ले क्रिस्टल व ह्यूमस कणों के बीच, ठीक है ना। तो लिखिए धनायन जड़ों में जाने से पहले, धनायन जड़ों में जाने से पहले, जड़ों में जाने से पहले क्ले क्रिस्टल व ह्यूमस कणों के बीच भी स्थानांतरित होता है। क्ले क्रिस्टल व ह्यूमस कणों के बीच भी स्थानांतरित होता है। क्ले क्रिस्टल व ह्यूमस कणों के बीच भी स्थानांतरित होता है तथा जड़ों तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया से वो धीरे धीरे क्या करेगा, जड़ों तक पहुंच जाएगा। तथा जड़ों तक पहुंचता है। नंबर 3, क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस कणों व जड़ों के बीच, अब इनमें से कोई एक होगा और इधर क्या है, जड़, जड़ों के बीच। लिखे नंबर 3, क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस कणों व जड़ों के बीच, क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस कणों व जड़ों के बीच, जड़ों के बीच। देखिए इस प्रक्रिया में तो लिखो, इस प्रक्रिया में धनावेश या धनायन, धनावेशित कण या धनायन अधिशोषण द्वारा जड़ों में स्थानांतरित हो जाता है। अधिशोषण द्वारा जड़ों में स्थानांतरित हो जाता है तथा कोई दूसरा आयन जड़ों से, तथा कोई दूसरा आयन जड़ों से ह्यूमस कणों या क्ले क्रिस्टल में पहुंच जाता है। ह्यूमस कणों या क्ले क्रिस्टल में पहुंच जाता है, क्ले क्रिस्टल में पहुंच जाता है। अब तुम पीछे वाला डायग्राम देखो, पीछे वाले डायग्राम से सारा क्लियर हो जाएगा कि अब तक अपन ने जितना भी पढ़ा था वो सारा वही था जो आपको डायग्राम में दिखाया गया था। क्लियर है? डायग्राम को देखो और फिर देखो सबसे पहले मृदा विलयन से कहाँ आ रहा है, या तो ह्यूमस कण में या क्ले क्रिस्टल में, और फिर क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस कणों के बीच में भी स्थानांतरण होता है, और उसके बाद ये क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस कणों से कहाँ चला जाता है, जड़ों के बीच, और जड़ों के पास, जड़ों के अंदर चले जाने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया संपन्न होती है वो सब बात का काम है। क्लियर है? तो अपन ने अब तक जो पढ़ लिया उसमें देखो क्या क्या हो गया, जितने भी धनावेशित कण या धनायन है वो सारे के सारे इनडायरेक्टली मृदा विलयन से कहाँ पहुंच गए, पौधों की जड़ों के अंदर, पौधों की जड़ों के अंदर। ठीक है ना? अब देखो जी ये उतार लिया। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। देखो अपन पढ़ चुके हैं कि धनायन का विनिमय होकर जड़ों तक कैसे पहुंचता है। सारा का सारा ये तो लिखा है मैंने, बाकी सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट था वो डायग्राम था जो आपको कल बनाया था और आज भी जो समझा दिया था। वो डायग्राम जरूर ध्यान रखना क्योंकि पूरी थ्योरी उसी डायग्राम से बनती है। अब क्या है, कुछ एक एग्जाम्पल बताए जाएंगे कि किस प्रकार से हो रहा है। भी हम ये पढ़ रहे हैं कि विनिमय हो रहा है, और विनिमय हो रहा है तो एक कण जा रहा है तो क्या वास्तव में दूसरा कण आ रहा है या नहीं आ रहा, ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है इसको देखिए। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लिख लो, हेडिंग डालो, धनायन विनिमय के उदाहरण। धनायन विनिमय के उदाहरण यानी धनायन विनिमय की प्रक्रिया को किस प्रकार से समझाया जाता है इसके एग्जाम्पल देखने हैं। धनायन विनिमय के उदाहरण देखो, धनायन विनिमय जो होता है ये प्रक्रिया अपन दो अलग अलग एग्जाम्पल से देखेंगे। हो सकता है कि हम कोई ऐसी मृदा ले रहे हो जो मृदा उदासीन प्रकार की हो, तो उदासीन प्रकार की मृदा में धनायन विनिमय कैसे होता है इसको समझेंगे। फिर एक ऐसा देखेंगे कि कोई अम्लीय मृदा है उसमें धनायन विनिमय कैसे होता है वो देखेंगे। ध्यान रखना, क्षारीय मृदाएं जो होती है ना उनमें ऑलरेडी धनायन की अधिकता होती है, या धनायन ऐसे होते हैं जो प्रभावी धनायन होते हैं, तो वहां आसानी से धनायन विनिमय की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, और इसीलिए क्षारीय मृदाएं क्या है, अत्यंत ही अनुपयोगी प्रकार की या अनुपजाऊ मृदाएं होती है। ठीक है ना? तो अपन जो एग्जाम्पल देखेंगे वो देखेंगे कि उदासीन
जो मृदा है उसमें धनायन विनिमय कैसा हो रहा है, और दूसरा अम्लीय मृदा में धनायन विनिमय कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो धनायन विनिमय के उदाहरण, और पहला एग्जांपल साधारण मृदा, साधारण मृदा, साधारण मृदा का मतलब होता है उदासीन, या उदासीन मृदा में धनायन विनिमय, साधारण मृदा या उदासीन मृदा में धनायन विनिमय। देखिए साधारण मृदाएं जितनी भी होती हैं उनकी पीएच जो होती है वो लगभग 7 के आसपास होती है, 7 से थोड़ी सी कम या 7 से थोड़ी सी ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसे अपन साधारण या उदासीन मृदा में मानेंगे, जैसे 6.5 है और 7.2, 7.3, 7.5 तक है तो उदासीन मृदा में आती है। पीएच स्केल आप लोगों ने पढ़ रखा है, पीएच स्केल जो होता है वो अम्लता को बताता है। यहाँ 7 होता है, ये होता है 0, ये होता है 14, तो ऊपर की ओर होता है अम्लीय पीएच के अंदर, और नीचे की ओर होता है क्षारीय, और साथ में क्या होता है उदासीन। सीधी सी बात है, जो मृदा ना अम्लीय ना क्षारीय वो कैसी होती है, उदासीन, ठीक है ना। तो इनकी पीएच क्या होती है 7। तो पहला हेडिंग डाल दो साधारण मृदा या उदासीन मृदा में किसकी बात कर रहे हैं, धनायन विनिमय। देखिए एक बात बता देता हूं, जितनी भी साधारण मृदाएं होती हैं, साधारण मृदाएं होती हैं उनमें कैल्शियम आयन उपस्थित रहता है। ध्यान रखना, मृदा के कण जो होते हैं उनके साथ कैल्शियम जुड़ा रहता है। साधारण मृदाओं में अधिकता किसकी होती है, कैल्शियम की। क्षारीय मृदाओं में अधिकता होती है सोडियम की, और अम्लीय मृदाओं में अधिकता होती है हाइड्रोजन की, ठीक है ना। ध्यान रखना, साधारण मृदाओं में किसकी उपस्थिति होती है, कैल्शियम की। तो हमें देखो कैल्शियम के अलावा कुछ और भी होगा, लेकिन हमें तो वो धनायन देखना है जो स्थानांतरण करे भी। यदि कोई मृदा है वो धनायन को ले रही है तो कोई धनायन देगी कि नहीं देगी। तो साधारण मृदा के द्वारा दिया जाने वाला धनायन क्या होता है, कैल्शियम। ये ध्यान रखना, साधारण मृदाओं के द्वारा Ca+2 कैल्शियम के लिए होती है, कैल्शियम ही अधिकता में होता है, और जो अधिक मात्रा में होता है वही वापस प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो जी मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक साधारण मृदा है, मृदा को अपन क्या लिखेंगे, क्ले। और साधारण मृदा में जिस आयन की अधिकता होती है वो आयन होता है कैल्शियम, Ca+2। तुम लोग इसको एक बार देख लो, बाद में बनाना। मृदा के जो कण होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे कैल्शियम धनायन जो होते हैं ना वो अधिशोषित होते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं कि कैल्शियम Ca+2 के रूप में रहेगा, कैल्शियम के साथ सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम के साथ क्लोराइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, कुछ भी हो। हमने सिर्फ कैल्शियम धनायन को लिए, तुम चाहो तो +2 भी ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ Ca लिख दो, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। देखो ये होगी आपकी साधारण मृदा, या इसे बोलते हैं कैल्शियम क्ले, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, इस मृदा के संपर्क में आधिक्य में लेके आते हैं KCl का विलयन, KCl आधिक्य में डाला जाता है। अब देखो जी अगर KCl का विलयन आधिक्य में डाला जाएगा तो ये KCl जो है ना ये मृदा विलयन में चला जाएगा। आपने मृदा में जैसे डाला वो घुल के कहाँ चला गया, मृदा विलयन में। अब देखो जी ये जो KCl है ये कहाँ आ गया, मृदा विलयन। अब पहला प्रक्रम याद करो, पहला प्रक्रम क्या था, मृदा विलयन। और ये जो आपके ह्यूमस कण, ये जो है ना ये ह्यूमस कण भी हो सकता है और क्ले क्रिस्टल भी हो सकता है। हम क्ले क्रिस्टल को लेके चल रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, कैल्शियम अधिक मात्रा में है कि नहीं, और इधर क्या आ गया, पोटेशियम। अब देखो जी इस पोटेशियम के द्वारा इस कैल्शियम को हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता। जब धनायन विनिमय होगा तो देखो क्या होगा, ये पोटेशियम इधर आएगा और कैल्शियम इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हमें पता है कि चार्ज जो है ना उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो एक कैल्शियम को हटाने के लिए 2 पोटेशियम चाहिए, तो 2 कैसे ले लिया ना। तो देखो विक्रिया कैसे संपन्न होगी, ये आपकी क्ले है, हमने ग्रीन कलर से क्ले बनाया, वो क्ले वैसा का वैसा है, लेकिन प्रक्रिया कुछ ऐसे संपन्न हुई कि कैल्शियम हट गया, पर कैल्शियम की जगह क्या जुड़ गया, पोटेशियम जुड़ गया। तो देखो क्या जुड़ जाएगा, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
हमने 7 कैल्शियम ले रखे हैं, अगर 7 कैल्शियम हटेंगे तो पोटेशियम कितने जुड़ेंगे? 14 जुड़ेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखना, इनकी संख्या का ध्यान रखना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। और साथ में क्या बन गया? CaCl, यानी मर्दा कले में तो चला आया पोटेशियम, और मर्दा कले पे जो कैल्शियम था वो चला गया मर्दा विलयन में। तो कैल्शियम ने क्या कर दिया, यहाँ देखो धनायन विनिमय हुआ कि नहीं हुआ? और एक्चुअल में क्या हो रहा है, मर्दा विलयन तो कैल्शियम का अधिशोषण कर रही है और मर्दा क्ले पोटेशियम का अधिशोषण कर रही है। तो ये जो आपके साधारण मर्दा थी या जो कैल्शियम क्ले थी वो किसमें चेंज होगी? पोटेशियम क्ले। और ये अपना क्या हो गया? धनायन विनिमय। तो ये चीज क्लियर है ना? इस चीज को समझाता हूँ पहले एग्जांपल में। तो हेडिंग डाल दो, साधारण मर्दा या उदासीन मर्दा में धनायन विनिमय। एक बार लिख लो, उसके बाद फिर दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना? तो लिखिए, साधारण मर्दा या उदासीन मर्दा में, साधारण मर्दा या उदासीन मर्दा में कैल्शियम आयनों का आधिक्य पाया जाता है। साधारण मर्दा या उदासीन मर्दा में कैल्शियम आयनों का आधिक्य पाया जाता है। कैल्शियम आयनों का आधिक्य पाया जाता है जब इनमें उदासीन लवण KCl मिलाया जाता है। जब इनमें उदासीन लवण KCl मिलाया जाता है, उदासीन लवण KCl मिलाया जाता है तो पोटेशियम आयन व कैल्शियम आयन के मध्य, तो पोटेशियम आयन व कैल्शियम आयन के मध्य विनिमय की प्रक्रिया संपन्न होती है। पोटेशियम आयन व कैल्शियम आयन के मध्य विनिमय की प्रक्रिया संपन्न होती है। विनिमय की प्रक्रिया संपन्न होती है तथा साधारण मर्दा के कैल्शियम आयन पोटेशियम द्वारा, तथा साधारण मर्दा के कैल्शियम आयन पोटेशियम द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। अब डायग्राम बना लो सारा का सारा, यूं का यूं बनाना। पहले क्ले लेनी है जिसमें कैल्शियम है और उसकी विक्रिया पोटेशियम क्लोराइड से करवानी है। अब विक्रिया होने के बाद पोटेशियम जो होता है वो क्ले के साथ जुड़ जाएगा और कैल्शियम जो वो मर्दा विलयन में चला जाएगा, ठीक है ना। मैंने लिख रखा है कि ये साधारण मर्दा या कैल्शियम क्ले और ये मर्दा विलयन था, ये पोटेशियम क्ले और ये मर्दा विलयन है। अब मर्दा विलयन में क्या आ गया? कैल्शियम क्लोराइड। ऐसा नहीं है कि मर्दा लेती रहती है, मर्दा धनायन लेगी तो धनायन देगी भी। तो पूरी की पूरी जो पोषक आयनों की प्राप्यता है वो आयन विनिमय में निर्भर करती है, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं होती। इसको उतार लो फटाफट, ये पहला एग्जाम्पल है। उतार लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अम्लीय मर्दा में धनायन विनिमय। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सेकंड टॉपिक, सेकंड एग्जांपल, अम्लीय मर्दा में धनायन विनिमय। दूसरा एग्जांपल, अम्लीय मर्दा में धनायन विनिमय। धनायन विनिमय के लिए इस बार भी अपन KCl ही लेंगे, KCl लवण ही लेंगे, उदासीन है वो, ठीक है ना। लेकिन अब की और मर्दा अम्लीय है, और मैंने आपको पहले कहा था कि जो अम्लीय मर्दाएं होती है उनमें जो आधिक्य पाया जाता है वो पाया जाता है H+ का। किसका पाया जाता है? H+ का। तो देखिए, अम्लीय मर्दा में धनायन विनिमय की बात कर रहे हैं
तो अब की बार अम्लीय मृदा लेंगे और उसमें KCl मिलाएंगे, होगा क्या, अभी भी पोटेशियम का स्थानांतरण होगा, लेकिन पोटेशियम जिसका स्थानांतरण करेगा वो होगा हाइड्रोजन आयन या H+ आयन। ठीक है, तो देखिए डायग्राम हमने बनाई, क्ले से हम वही अम्लीय मृदा है तो क्ले लिए, अब की बार क्ले पर अधिशोषित है H+, तुम चाहो तो H+ के लिए सिर्फ H भी लिख सकते हो, ये होगी आपकी अम्लीय मृदा। और अम्लीय मृदा एक्चुअली में किसको दर्शा रहा है, क्ले क्रिस्टल को। इसकी डिग्री किससे करवाते हैं, KCl लवण से, वही KCl इस बार मिलाया था, वही KCl लवण मिलाती कहां जाएगा, मृदा विलयन में। अब मृदा विलयन और क्ले क्रिस्टल के बीच में स्थानांतरण होगा, अब की और स्थानांतरण क्या होगा आपको पता है, H+ इधर जाएगा और KCl इधर आएगा। देखो क्या मिलेगा, अपना जो क्ले क्रिस्टल है, क्ले क्रिस्टल में जैसे ही हाइड्रोजन आयन का स्थानांतरण हुआ H+ निकल गया और क्या आगे जुड़ गया K+। इनकी काउंटिंग बराबर रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 KCl हो गए, और साथ में क्या निकलेगा, HCl। क्या हो गया, HCl। तो हुआ क्या, अम्लीय जो मृदा थी वो अब किस में चेंज होगी, पोटेशियम क्ले में। किस में चेंज होगी, पोटेशियम क्ले में। तो KCl जो होता है, यदि हम पोषक के रूप में पोटास डाल रहे हैं किसी भी तरीके से KCl, तो उसको अगर डाला जाता है, ये म्यूरेट और पोटास पता नहीं ऐसे MOP इस नाम से जाना जाता है, तो यदि इसको डाला जाता है तो ये क्या करता है, सारे H+ को हटा के K+ को, तो देखो चाहे अम्लीय मृदा हो चाहे आपकी उदासीन मृदा हो, अगर आपको कोई धनायन पहुंचाना है तो धनायन क्या होगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा, धनायन का विनिमय होगा। सामान्य मृदाओं में इस पोटेशियम का विनिमय कैल्शियम करता है, और अम्लीय मृदाओं में इस पोटेशियम का विनिमय कौन करता है, हाइड्रोजन। और आपकी मृदा बन गई कि नहीं बन गई। अब यही मृदा आगे संपर्क में आती है, किसके संपर्क में आती है, जड़ों के, और वहां से ये पोटेशियम छोड़ती है, और जड़ों के द्वारा जो भी आयन दिया जाता है वो इनके द्वारा ले लिया जाता है। तो यदि इन एग्जाम्पल को देखोगे तो अपने दिमाग में एक परिभाषा और आती है जो वास्तव में धनायन विनिमय के बारे में समझाती है। तो आप पहले ये उदाहरण लो, इसको लिखा देता हूँ। देखिए, अम्लीय मृदा में धनायन विनिमय, अम्लीय मृदा में धनायन विनिमय, अम्लीय मृदा में धनायन विनिमय। देखिए जब किसी अम्लीय मृदा में KCl लवण मिलाया जाता है, जब किसी अम्लीय मृदा में KCl लवण मिलाया जाता है, जब किसी अम्लीय मृदा में KCl लवण मिलाया जाता है, KCl लवण मिलाया जाता है, तो यहाँ धनायन विनिमय के रूप में, तो यहाँ धनायन विनिमय के रूप में, धनायन विनिमय के रूप में क्ले क्रिस्टल द्वारा पोटेशियम को ग्रहण कर हाइड्रोजन मुक्त किया जाता है। धनायन विनिमय के रूप में क्ले क्रिस्टल द्वारा पोटेशियम को ग्रहण कर हाइड्रोजन मुक्त किया जाता है, अर्थात हाइड्रोजन आयन व पोटेशियम आयन के बीच विनिमय होता है, हाइड्रोजन आयन व पोटेशियम आयन के बीच विनिमय होता है। ठीक है, डायग्राम बना लो फटाफट, ये दो एग्जांपल होगी। अब अपने एक नई परिभाषा और बनाएंगे, ठीक है ना, जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। हो गया डायग्राम। अब देखिए, अभी दोनों एग्जांपल हो गए। अब देखो परिभाषाएं क्यों चलते हैं, एक बात ध्यान रखना,
धनायन जो भी होते हैं ना वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और क्षारीय प्रकृति के होने के कारण इन आयनों को भास्मिक आयन भी बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, कहीं भी भस्म आयन शब्द आ जाए, इन्हें सबसे पहले राख से प्राप्त किया गया था इसलिए इन्हें भस्म आयन बोलते हैं। भस्म आयन की जगह कई बार आ जाता है भास्मिक आयन, और इनका मतलब होता है धनायन। एक ही बात होता है, धनायन, भास्मिक आयन या भस्म आयन, ठीक है ना। तो क्या होता है, ऊपर की जो प्रक्रिया है वो एक्चुअल में क्या है, भास्मिक आयन विनिमय प्रक्रिया या भस्म आयन प्रक्रिया कहलाती है। भस्म आयन विनिमय प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। भस्म आयन विनिमय प्रक्रिया, और भस्म आयन विनिमय प्रक्रिया कहलाती है। और वो आयन जिनका विनिमय हो रहा है वो क्या होंगे, भस्म विनिमय या धनायन विनिमय कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख देता हूं मैं, लिखो, यह प्रक्रिया ऊपर जितनी भी संपन्न हुई थी वह, यह प्रक्रिया भस्म विनिमय प्रक्रिया कहलाती है। भस्म विनिमय प्रक्रिया कहलाती है तथा भाग लेने वाले धनायन तथा भाग लेने वाले धनायन, भस्म विनिमय धनायन तथा भाग लेने वाले धनायन, विनिमय धनायन अंडरलाइन कर लेना, या विनिमय भस्म कहलाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भस्म विनिमय प्रक्रिया। और भस्म के साथ धनायन जोड़ दोगे तो धनायन विनिमय प्रक्रिया। और वो जो धनायन इसमें भाग लेते हैं, या एक काम करो, धनायन छोड़ दो सीधा सीधा, ठीक है ना, आयन लिख दो, तथा भाग लेने वाले आयन, क्योंकि धनायन ही होगा ये आयन। ये क्या रहेगा, विनिमय धनायन या विनिमय भस्म। विनिमय धनायन या विनिमय भस्म कहलाता है, विनिमय धनायन या विनिमय भस्म कहलाता है, ठीक है ना। अब इन सारी चीजों के आधार पे एक नई परिभाषा बनी है, वो परिभाषा देखो, ये धनायन विनिमय की परिभाषा, ठीक है ना। इन्वर्टेड कोमा लगा के लिखना, मृदा संकीर्ण द्वारा, इन्हीं चीजों से आई है। मृदा संकीर्ण में मृदा अभिक्रियाओं को शामिल किया गया है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड देखो, मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन का अधिशोषण विशेष धनायन का अधिशोषण तथा मूल सतह से मुक्त होने की अभिक्रिया तथा मूल सतह से मुक्त होने की अभिक्रिया धनायन विनिमय कहलाती है। तो दो क्लासें पढ़ने के बाद ये परिभाषा अपने पास वास्तविक परिभाषा आ गई। क्या होता है, मृदा संकीर्ण द्वारा, देख लो, मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन का अधिशोषण तथा मूल सतह से मुक्त होने की अभिक्रिया धनायन विनिमय कहलाती है। इसको तुम उस एग्जांपल से देख सकते हो, जैसे ये मृदा विलयन है और ये कण है, तो ये क्या हो गया, इसके द्वारा अधिशोषण हो रहा है और मूल सतह से मुक्त हो रहा है, एक तरफ आ गया ना, और दोबारा इसके द्वारा अधिशोषण हो रहा है और मूल सतह से मुक्त हो रहा है, तो विनिमय हो गया कि नहीं हो गया। तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, धनायन विनिमय कहलाती है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे धनायन विनिमय की क्रिया विधि।
आज धनायन विनिमय पढ़ लिया, कल पढ़ेंगे धनायन विनिमय की क्रियाविधि। और ध्यान रखना धनायन विनिमय की क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी गई है, ये परिभाषा और वो क्रियाविधि। ठीक है, ओके बाय।